Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आज शायद ये हमारा केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होने वाला है। हम बातें कर रहे थे सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स आपको दे रखा है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो अभी आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट को फॉलो करके उन सभी लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिए। और ये सभी PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक उसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में और फॉस्फोरस मतलब नाइट्रोजन फैमिली के कंपाउंड्स के बारे में और आगे बातें करते हैं। ये सभी बातें हमने डिस्कस कर रखा था, अब हम आगे बातें करेंगे। यहाँ तक डिस्कशन हमारा हो चुका था। अब हम बात करेंगे, आज हमारा फॉस्फोरस से आज हम लोग बातें करने वाले थे। तो सबसे पहले आज हम बातें करेंगे फॉस्फोरस एंड एलोटॉप्स। तो एलोटॉप्स ऑफ फॉस्फोरस मतलब फॉस्फोरस के कितने अलग अलग फॉर्म्स पाए जाते हैं, उन्हें एलोटॉप्स बोला जाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि एक वाइट फॉस्फोरस पाया जाता है, एक रेड फॉस्फोरस और साथ में ब्लैक फॉस्फोरस भी पाया जाता है। इनको कैसे ऑब्टेन किया जाता है ये भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगर आप वाइट फॉस्फोरस को ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, अगर आप वाइट फॉस्फोरस को ओवर 280 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप गर्म करते हो तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा रेड फॉस्फोरस। और फर्दर आपने रेड फॉस्फोरस को 1 से 2 हफ्ते तक 550 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर अगर आपने इसे गर्म किया तो आपको वायलेट फॉस्फोरस की प्राप्ति होगी। और अगर आपको ब्लैक फॉस्फोरस निकालना है वाइट फॉस्फोरस से तो उसके लिए आपको 12 बार प्रेशर देना होगा। तो जो वाइट फॉस्फोरस है वो कहीं ना कहीं ब्लैक फॉस्फोरस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फॉस्फोरस डिफरेंट टाइप के फॉस्फोरस को ऑब्टेन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर वाइट फॉस्फोरस के बारे में कुछ बातें करी जा रही है, इन बातों को समझते हैं। चलिए एक एक करके और चीज़ों को समझते हैं। इट इज़ ऑब्टेन व्हेन द फॉस्फोरस रॉक इज हीटेड विद द कॉक एट 1773 केल्विन। तो ये कब आप इसको ऑब्टेन कर पाओगे, जब आप फॉस्फेट के रॉक को हीट करोगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 1773 केल्विन टेम्परेचर पे तो होगा। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट है, इसको आपने सिलिकॉन डाइऑक्साइड दे करके ट्रीट करवाया तो आपको क्या मिल गया, आपको कैल्शियम सिलिकेट मिल गया और आपको फॉस्फोरस कुछ कंपाउंड मिले। फिर इन फॉस्फोरस के कंपाउंड को अगर आप फर्दर हीट करते हो कार्बन दे करके तो आपको फॉस्फोरस मिल जाएगा जो कि वाइट फॉस्फोरस होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इट इज़ सॉफ्ट। ये कैसा मेटल होता है, फॉस्फोरस है सॉफ्ट मेटल, ट्रांसलूसेंट होते हैं और वैक्सी सॉलिड वाइट सॉलिड होता है। देखने में कैसा होता है, मोम के जैसा वाइट सॉलिड होता है। इट इज़ वेरी पॉइजनस, ये बहुत ज़्यादा क्या है, पॉइजनस होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 317 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होती है 553 केल्विन। ये इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। इन डेटा पे कभी जल्दी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मगर हाँ आपको इतना पता होना चाहिए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो इससे आप किसी और भी वैरायटीज़ को आप यहाँ से प्रेडिक्ट कर पाओगे। अगर आपको इन बातों का आइडिया है तो आप वैरायटीज़ ऑफ सिचुएशंस को यहाँ से प्रेडिक्ट कर पाओगे। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है कहाँ पे, वाटर में। आपने अगर फॉस्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवा दिया, साथ में कुछ पानी डाला तो आपको मिल जाएगा फॉस्फीन। और फॉस्फीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अगर आप फॉस्फीन का स्ट्रक्चर देखो तो फॉस्फीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है PH3। तो चूँकि ये ग्रुप 15 के नाइट्रोजन फैमिली का कंपाउंड है तो इसके पास भी क्या होगा, लोन पेयर होंगे। तो ये हो गया हमारा फॉस्फीन का स्ट्रक्चर। और ये जो P4 जो था, ये P4 कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया गया है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। आपके एग्जाम में डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स नहीं आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं उन सभी क्वेश्चंस को लाया हूँ आपके साथ, वो भी डिस्कस करूँगा। अब बातें करते हैं हम लोग रेड फॉस्फोरस के बारे में। देखिए रेड फॉस्फोरस के बारे में क्या बातें करी जा रही है, इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग द वाइट फॉस्फोरस एट 573 केल्विन। तो अगर आपने वाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन पे अगर हीट कर दिया, इट इज़ एन इनर्ट एटमोसफेयर होना चाहिए, मतलब एटमोसफेयर में बाकी कोई रिएक्टिव एलिमेंट्स नहीं होनी चाहिए, तभी आप रेड फॉस्फोरस को वाइट फॉस्फोरस से ऑब्टेन कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर वाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस को ऑब्टेन करने के लिए आपको हीट करना होगा, मगर टेम्परेचर को आपको थोड़ा मेंटेन करना होगा, जो कि कितनी टेम्परेचर होनी चाहिए, 573 केल्विन टेम्परेचर होनी चाहिए, तभी आप वाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस को ऑब्टेन कर पाओगे। इट इज़ हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो हार्ड होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज़ नॉन पॉइजनस इन नेचर।
तो जो रेड फॉस्फोरस है वो कैसे होते हैं, वो नॉन पॉइजनस होते हैं नेचर में, वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, जल्दी वाटर में घुलते नहीं है, एज वेल एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी जल्दी नहीं घुलते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एग्जांपल लो तो कार्बन डाइसल्फाइड। इट इज़ डेंसर देन व्हाइट फॉस्फोरस, मतलब ये व्हाइट फॉस्फोरस से ज़्यादा डेंसर होता है, तो ये डूब जाएगा या फिर ये नीचे बैठा रहेगा। अगर आप व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस का एक मिक्सचर लेके आओ तो आपको कैसे पहचानोगे कि कौन सा व्हाइट है कौन सा रेड है। ऑल दो उनके कलर से आप पहचान सकते हो, फिर भी वो आप देखोगे कि वो नीचे पे बैठा हुआ है। बीइंग पॉलीमेरिक इट इज़ लेस रिएक्टिव देन द व्हाइट फॉस्फोरस, और ये क्या है, लेस रिएक्टिव है व्हाइट फॉस्फोरस से। लेस रिएक्टिव है तभी तो आप फॉस्फोरस वाइट से आप फॉस्फोरस रेड को ऑब्टेन कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की ओर हम चलते जा रहे हैं। अब हम बातें करते हैं ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में। क्या है ब्लैक फॉस्फोरस, चलिए इसके बारे में बातें कर ली जाए। इट हैज़ टू फॉर्म, एक होता है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, दूसरा होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। तो इसके दो फॉर्म होते हैं, एक अल्फा ब्लैक और दूसरा बीटा ब्लैक। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म व्हेन द रेड फॉस्फोरस हीटेड एट द 803 केल्विन। जब 803 केल्विन पर रेड फॉस्फोरस को आप हीट करोगे तो आपको अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है। देखिए यहाँ पर रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन 803 केल्विन पे हीट करा जा रहा है, तो क्या मिल रहा है हमें, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस की प्राप्ति हो रही है। अगर हम बातें करें फॉस्फोरस का एक और कंपाउंड जो कि हमारा है फॉस्फिन PH3, इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है, तो प्रिपरेशन के लिए क्या करना होगा, कैल्शियम फॉस्फाइड ट्रीटेड विथ वाटर विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपने क्या किया, कैल्शियम फॉस्फाइड को पानी के साथ ट्रीट करवाया तो आपको मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मिल गए फॉस्फिन। आप इसी कैल्शियम फॉस्फाइड को अगर आप डाइल्यूट HCl के साथ भी ट्रीट करवाते तो आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलता और आपका जो मटेरियल जो टारगेट एलिमेंट है वो भी आपको प्राप्त हो जाता। फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड, आप इसे फॉस्फोरिक एसिड से भी निकाल सकते हो। फॉस्फोरिक एसिड को अगर आप हीट करोगे तो आपको फॉस्फोरिक एसिड को अगर आप फॉस्फ्यूरस एसिड मिलेगा और साथ में फॉस्फिन जो कि हमारा मिल जाएगा। फ्रॉम फॉस्फेनियम आयोडाइड को अगर आप फॉस्फेनियम आयोडाइड से भी अगर आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड देके ट्रीट करवाते हो, एक बेसिक मटेरियल देके एक बेसिक कंपाउंड देके, तो आपको सोडियम आयोडाइड मिलेगा, पानी मिलेगा और साथ में आपका टारगेट एलिमेंट जो कि फॉस्फिन है। लेबोरेटरी में इसे बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको इसको वाइट फॉस्फोरस में सोडियम हाइड्रोक्साइड देनी होती है और पानी देना होता है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको फॉस्फिन मिल जाएगा। तो ये फॉस्फिन ही था हमारा टारगेट एलिमेंट जिसको हमने बनाना सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातें करी जाए, किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो फॉस्फिन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातें करी जाए। ये कैसा होता है, तो ये बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि ये एसिड के साथ मिलके, और ये अगर बेसिक है तो ये एक सॉल्ट बनाता है फॉस्फिनियम क्लोराइड। जैसे आप यहाँ पर अगर फॉस्फिन का स्ट्रक्चर देखो जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, तो आप यहाँ देखोगे एक लोन पेयर है और ये लोन पेयर को डोनेट कर पाता है, तो इसलिए ये लुईस बेस के जैसा बिहेव कर पाता है। कंबेसिबिलिटी होती है इसकी, अगर इसको आप ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन डाल दो तो ये आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, कंबसन कर जाएगा। डिकम्पोज भी होता है, आप इसको तोड़ भी सकते हो। क्लोरीन के साथ अगर आप रिएक्ट करवाओ तो पोटासियम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको बनता हुआ दिखेगा। रिएक्शन विथ मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ भी आप इसको रिएक्ट करवा सकते हो। ये सभी रिएक्शंस आपके उतने काम में नहीं आते, आपके एग्जाम में इन सभी बातों से क्वेश्चन नहीं पूछाता है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने देखा है, ऑब्जर्व करा है। तो यूज़ ऑफ फॉस्फिन के क्या इस्तेमाल से वो हम समझते हैं। सबसे पहला कि होम सिग्नल में काम आता है। होम सिग्नल होता क्या है, इन डीप सीज एंड ओशन आर द फॉर सिग्नलिंग डेंजर पॉइंट टू द स्ट्रेंजर। तो क्या होता है, अगर कोई डेंजर में कोई अगर जहाज वगैरह शिप वगैरह अगर फंस जाए तो वो कहीं ना कहीं सिग्नलिंग के लिए स्ट्रेंजर के लिए स्टीमर्स के सिग्नल के लिए वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कंटेनर कंटेन द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड आर प्रिसाइड टू थ्रोन इनटू द सी। और इस तरह के कंपाउंड को मिला करके समुद्र में छोड़ा जाता है, कहीं ना कहीं उससे आप होम सिग्नल दे रहे होते हो। चलिए आगे बातें करी जाए। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्मोक स्क्रीन्स के प्रोडक्शन में भी इसके हेल्प हम लेते हैं। कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूसिंग फॉस्फीन विच टर्न इन एयर टू गिव क्लाउड। मतलब क्या होता है कि देखिए P4 और O10 का एक क्लाउड जैसा बन जाता है अगर आप उसको एयर के साथ मिक्स करवा दो तो। ये रहे कुछ फॉस्फोरस के एलिमेंट और उनके स्ट्रक्चर। आपको जल्दी ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर एक बार रख दिया है ताकि एक आइडिया आपको लग पाए कि किस तरह से कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर देखो एक फॉस्फोरस P कितने O है, तो यहाँ पर 1 2 3, तो H3PO3 PO4
H3PO4 है, ये फॉस्फोरिक एसिड है। ये इससे अलग अलग कंपाउंड के पायरोफॉस्फोरिक एसिड है ना, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। इस तरह से ये ट्राइपोलीफॉस्फोरिक एसिड है। अलग अलग कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। अब हम बातें करते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस के कंपाउंड के बारे में बातें हो चुकी है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन सल्फर के कंपाउंड में, दैट इज ग्रुप 16 के बारे में आज हम बातें करेंगे। ग्रुप 16 में अगर मैं कहूँ तो वो ऑक्सीजन की फैमिली होती है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। ये ऑक्सीजन के कंपाउंड्स है जो कि ग्रुप 16 में होते हैं। चूँकि ये पहला मेंबर इसका ऑक्सीजन है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी नाम दे देते हैं। इससे हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी नाम दे देते हैं, क्योंकि इसका पहला मेंबर कौन है, इसका पहला मेंबर ऑक्सीजन है, इसलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली भी नाम हम लोग दे देते हैं। चलिए आगे बातें करी जाए। इट इज़ प्रिपेयर बाय द फॉलोइंग मेथड। अलग अलग मेथड से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। वो मेथड्स क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स। आप ऐसे कोई भी ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को अगर डिकम्पोज कर दो तो आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पोटासियम क्लोरेट का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, पोटासियम पर मैग्नेट का दिया गया है कि इनको आप डिकम्पोज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। मर्क्यूरी ऑक्साइड, इन सभी को अगर आप डिकम्पोज करोगे तो आपको ऑक्सीजन मेनली मिल जाएगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की प्रिपरेशन ही सीखनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइऑक्सीजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि ऑक्सीजन एक गैस है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर बातें करी जाए कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज ए गैस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कैसा होगा? डाइऑक्सीजन इज टेस्टलेस, कलरलेस एंड सेंटलेस गैस है ये, ठीक है, सही बात है। इट इज़ मार्जिनली हेवियर देन एयर, हवा ज़्यादा भारी होता है ये। इट इज़ मार्जिनली सोल्युबल इन वाटर, पानी में आसानी से घुल जाता है। तभी तो हाइड्रोजन और वाटर के मिलने से हमारा क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हमारा वाटर बनता है। दिस इज लिटिल अमाउंट ऑफ डाइऑक्सीजन डिजॉल्व इन एडुकेट एक्विट एडुकेट टू सपोर्ट द एक्वाटिक लाइफ इन मेरीन लाइफ। मतलब क्या, पानी में ऑक्सीजन घुले हुए होते हैं, तभी कहीं ना कहीं मराइन लाइफ को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और वो सर्वाइव कर पाते हैं। अंडर प्रेशर इट कैन बी कंडेंस टू ए लाइट ब्लू एंड द कॉम्पैक्ट द गैस एट 19 केल्विन। 90 केल्विन अगर आप लेके आओ तो कहीं ना कहीं ये कंडेंस होकर के लाइट ब्लू टाइप का एक स्ट्रक्चर, मतलब एक कंपाउंड बन जाता है। इट कैन लाइकवाइज द सॉलिडिफाइड एंड द ब्लूइश वाइट सॉलिड इनटू द 55। अगर आप इसको 55 केल्विन बहुत कम टेम्परेचर पर लेके जाओ तो ये ब्लूइश कलर का एक ब्लूइश वाइट कलर का एक सॉलिड बता देखिएगा, जिसको हम लोग ऑक्सीजन गैस में नहीं। देखिए जब भी आप किसी कंपाउंड के टेम्परेचर को कम करते हो धीरे धीरे, तो वो कहीं ना कहीं पहले गैस रहता है। अगर कोई गैस है तो गैस रहता है, फिर वो लिक्विड बनता है, फिर वो सॉलिड बनता है। तो ये पूरा ऊपर टेम्परेचर का ही खेल है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल इन्वायरमेंट टेम्परेचर पे ऑक्सीजन एज अ गैस एग्जिस्ट करता है। अगर आप टेम्परेचर को कम करो 90 केल्विन पे लेके जाओ, मतलब काफ़ी माइनस में लेके जाओ डिग्री सेल्सियस में, तो आपको पहले वो लिक्विड होता दिखेगा और वो कहीं ना कहीं ब्लूइश कलर का लिक्विड आपको मिलेगा। उससे आप और उसके टेम्परेचर को कम करते जाओ तो आपको वो एक ब्लूइश वाइट कलर का सॉलिड आपको वहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बातें करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज इनके? एक्शन विथ लिटमस, क्योंकि ये कैसे गैस है, ये एक न्यूट्रल गैस है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो ये कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा लिटमस का, तो हम इसे न्यूट्रल गैस बोल सकते हैं। मेटल के साथ रिएक्ट करता है अगर ये, तो एक्सेप्ट नोबल मेटल, जो कि बहुत महंगे मेटल्स है, प्लैटिनम, गोल्ड और नोबल गैस को छोड़ के, नोबल मेटल्स को छोड़ करके, ये सभी के साथ रिएक्ट कर जाता है और अपने ऑक्साइड्स बना लेते हैं। जैसे सल्फर के साथ या अमोनिया के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सभी के साथ ये रिएक्ट कर जाता है बहुत ही आसानी से। यूजेस ऑफ डाई ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी है कि क्या इस्तेमाल होते हैं डाई ऑक्सीजन के। तो हम बातें करते हैं, चलिए, यूजेस ऑफ डाई ऑक्सीजन के बारे में। यहाँ देखिए, द फंडामेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ डाई ऑक्सीजन लाई इन इट सपोर्ट टू द की प्रोड्यूसर। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, सांस लेने में हमें मदद करता है। कंबशन में ये मदद करता है। डाइऑक्सीजन बिलेंड द कार्बन डाइऑक्साइड टू हीलियम टू यूटिलाइज फॉर द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है। इट इज यूटिलाइज एज अ पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी मेटल्स को बनाने में भी ये हमारे काम में आता है। इट इज यूटिलाइज एज अ पार्ट ऑफ द ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग विद द मेटल एंड कटिंग। तो जो मेटल की वेल्डिंग होती है, जो कटिंग होती है, उस समय भी हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। इट इज यूटिलाइज टू द ऑक्सीडाइज अमोनिया इन द नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन बैरल। और अमोनिया को नाइट्रिक एसिड बनाने में भी हेल्प में आता है। और जो देखिए, जो कुछ काम के आपके थे वो यहीं से कुछ पॉइंट्स थे जो आपके काम का है, मगर बाकी पॉइंट्स उतने ज़्यादा काम के है नहीं, मगर आप फिर भी इसको याद कर सकते हो। अच्छा, अब ऑक्सीजन की बातें हो चुकी है तो एक और ऑक्सीजन का एक और अच्छा कंपाउंड है जिसको हम ओजोन कहते हैं, O3। इसके बारे में चलिए बातें करते हैं। ओजोन इज द सेट ऑफ द पासिंग बाय द साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द ड्राई अनएडल्टरेटेड एंड द कोल्ड ऑक्सीजन इन द
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस कॉल ओजोनाइज़र। तो आप क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से एक डिवाइस मिलता है जिसे कहते हैं ओजोनाइज़र। ओजोनाइज़र में आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करके आप कहीं ना कहीं ओजोन को प्रिपेयर कर सकते हो। दिस वे कंसंट्रेशन ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ ओजोन कैन बी ऑब्टेन। इससे आप 10% ओजोन को प्राप्त कर सकते हो। द ओजोन फॉर्मेशन इज द इलेक्ट्रो इंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब यहाँ पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है, कहीं ना कहीं आपको हीट देना पड़ेगा। इट इज़ मस्ट बी कंप्लीटेड एट द हाई टेम्परेचर। दिस इज द रीज़न द सेटअप बाय द मेथड इज साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपको देना होता है, जो कि एक हाई टेम्परेचर देता है, हाई वोल्ट देता है। देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट का जो कि एनर्जी है वो प्रोडक्ट एनर्जी से क्या है, कम है, और प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमें एनर्जी देना पड़ा। तो ये जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी, डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव में, पॉजिटिव 142 किलो जूल पर मोल दी गई है। इस डेल्टा एच की वैल्यू को देख के हम ये बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट रिलीज नहीं हो रहा है। अगर यही ये ग्राफ अगर यहाँ पर लाई करता तो कहीं ना कहीं हमें, यहाँ नहीं और नहीं जगह लाई करता, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में प्राप्त होती, नेगेटिव में प्राप्त होती। तो कहीं ना कहीं हम बोलते कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चूँकि हमें ये नेगेटिव में प्राप्त नहीं हुआ तो हम इसे इंडोथर्मिक रिएक्शंस मान के चलते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और चीज़ों को आपको और अच्छे से समझाता हूँ। आगे चलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ ओजोन। ओजोन को अगर आप लेड सल्फेट के साथ दे दो तो वो लेड को ऑक्सीडाइज कर देगा और लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट बना देगा। पोटासियम आयोडाइड को पानी के साथ अगर ओजोन मिला दो तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, आयोडीन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर देगा। तो ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग नेचर्स थे किसके, ओजोन्स के। चलिए यूज़ ऑफ ओजोन बहुत ही काम का है, तो यहाँ पर हम लोग ज़रा अच्छे से फोकस करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यूज़ ऑफ ओजोन। देखिए ओजोन इज़ यूज एज अ एंटीसेप्टिक के रूप में भी हम लोग ओजोन को यूज़ कर सकते हैं। ओजोन इज़ मोर ओवर यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज एज अ फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को फिल्टर करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं ओजोन का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज एज अ डेलिकेट ड्राइंग एजेंट एंड द फीडिंग ऑयल, स्टार्च आइवोरी, वैक्स, फ्लोर, इन सब के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पार्ट ऑफ प्रोड्यूस पोटासियम पर मैग्नेट, पोटासियम मैग्नेट और पोटासियम पर मैग्नेट को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए भी हम ओजोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इट इज़ मोर ओवर यूज एज अ पार्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ मैन्युफैक्चर कैम्फर एंड आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क और कैम्फर को बनाने के लिए भी आप ओजोन का इस्तेमाल करते हो। तो जहाँ जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है वो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उन पॉइंट्स पे जरूर फोकस करिए क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। और ये सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विवासवान एजुकेशन फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जरूर डाउनलोड कीजिए। आज ये केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होने वाला है, इसके बाद हम बायोलॉजी में आगे बढ़ेंगे और बायोलॉजी में आगे जब हम बढ़ेंगे तो बायोलॉजी को पूरे कंप्लीट सिलेबस को मैं कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं एक रिवीजन और एक शॉर्ट नोट्स का भी एक छोटा सा सीरीज लेके आऊँगा। आपके एग्जाम से पहले मैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवा के आपको रिवाइज करवा दूंगा और जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस में पूछे गए थे उनको भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो आप हमारे चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि हर एक कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी कंटेंट मिस ना हो, मैं यही चाहता हूँ। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बातें करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। तो सेलेनियम तक हमें नहीं जाना है, हम सल्फर तक की बात करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैसे होता है। आप सोडियम सल्फाइड को लो और सल्फ्यूरिक एसिड को लो, इन लोगों को रिएक्ट करवाओ तो आपको अल्टीमेटली सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा जो कि गैस फॉर्म में मिलेगा, जो कि देखिए आप इवेपोरेट होकर भागना चाह रहा है। और ये सेटअप है, यहाँ से आप सल्फर डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करने के लिए ये सारे सेटअप को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखिए प्रॉपर्टीज़ में बोला गया है इट इज़ अ कलरलेस गैस। सल्फर डाइऑक्साइड कैसा होता है, कलरलेस गैस होता है और पंजेंट स्मेल होता है इसका। आपको एक आंखों में जलन जैसा होगा, कहीं ना कहीं जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसके जैसा स्मेल होता है इसका, है ना। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है। एसिडिक नेचर्स होते हैं इसके। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप पानी के साथ दो, पानी एक न्यूट्रल है तो कहीं ना कहीं एसिड की फॉर्मेशन होती है, तो कहीं ना कहीं सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर सल्फर डाइऑक्साइड को मिला दो तो चूंकि एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा जो कि सोडियम सल्फेट कहलाएगा, सोडियम सल्फाइड कहलाएगा।
तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसके कुछ। इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा भी बिहेव करता है। देखिए मैंने आपको जितने पॉइंट्स यहाँ पर अंडरलाइन करवाए हैं आप उनको ही पढ़िए, बाकी सारे पॉइंट्स आपके उतने ज़्यादा काम के नहीं होते हैं, इसलिए मैं उन पॉइंट्स को आपको करवा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही करीब भी है। ब्लीचिंग एक्शंस होते हैं इसके। इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ वेजिटेबल कलरिंग मैटर बाय द नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो ये क्या करता है, ये मॉइस्चर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर मतलब क्या, पानी होगा वहाँ से, तो वहाँ से वो क्या करता है, नेसेंट हाइड्रोजन को रिलीज करता है, और यही नेसेंट हाइड्रोजन जो वो कहीं ना कहीं ब्लीचिंग एक्शन भी शो करता है। ठीक है। अच्छा, ऑक्सा एसिड्स ऑफ सल्फर क्या है, ये जो है हमारा देखिए सल्फ्यूरस एसिड H2SO4 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसे हम लोग को। H2SO5 अगर हो जाएगा तो पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O8 हो जाएगा तो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O6 हो जाएगा तो डाइथायोनिक एसिड, H2S2O7 हो जाएगा तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हम इसे कहेंगे। ये कुछ नाम है जो सभी आपके काम के नहीं है, मैं जिनको ब्लू मार्क कर देता हूँ वो आपके काम के हैं, आप अगर उनको भी याद कर लो तो आपका काम यहाँ से बन जाएगा। ये 4 नाम भी अगर आप याद कर लो तो आपका काम बन जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आप बात करो तो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप एसिड है पानी डालो तो आपको क्या मिलेगा, 2 आयंस मिलेंगे, सिंपल। तो ये आपके काम को उतने ज़्यादा होते नहीं है। यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस डाला आपने तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम सल्फेट मिलेगा जो कि एक सॉल्ट है, साथ में पानी। आपको तो बताया था मैंने कि एसिड प्लस बेस का रिएक्शन करवाओ तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, तो वही हो रहा है एसिड बेस सॉल्ट वाटर, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, इसी तरह से रिएक्शंस होती है। चलिए अब हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, बस कुछ क्वेश्चंस को करेंगे हम, तो कहीं ना कहीं हम पहुंच जाएंगे हमारे केमिस्ट्री के एंड में। चलिए बातें करते हैं इस पर भी। देखिए ये क्वेश्चन NDA 2015 के फेज 2 में पूछा गया था। क्या बोला जा रहा है, व्हाइट फॉस्फोरस ग्लो इन डार्क ड्यू टू। तो व्हाइट फॉस्फोरस क्यों डार्क में ग्लो करता है, क्योंकि वो धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता है उसका, इसलिए वो डार्क में ग्लो करता है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आसान सा हमने आंसर इसका ढूंढ निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि NDA 2016 में पूछा गया था, क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, द फॉस्फोरस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचस्टिक। तो सेफ्टी मैचेस को बनाने में जो फॉस्फोरस हम यूज़ करते हैं वो क्या है, रेड फॉस्फोरस होते हैं वो। ठीक है, चलिए आगे बातें करी जाए। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लास्ट क्लास में हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला या फिर एनहाइड्रेट ऑफ नाइट्रिक, मतलब कि पानी अगर आप निकाल लो तो कौन सा होगा। तो देखिए अगर आप N2O5 में पानी को डालो तो कहीं ना कहीं हमें HNO3 हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 5, यहाँ पर एक 6, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, नाइट्रोजन यहाँ पर कितने, 2, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर अगर आप 2 बैठा दो तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं एनहाइड्रेशन या एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड हमारा ऑप्शन डी में है, N2O5। चलिए ये क्वेश्चन NDA 2016 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चन को भी देखा जाए। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको करवा दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेन कॉन्सेंट्रेट ऑफ एयर बट डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि इसको तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ये एक कहीं ना कहीं इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो रिएक्शन रिक्वायर इनिशियल कैटलिस्ट नहीं टेम्परेचर चाहिए। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल, ये बात भी नहीं है। द रिएक्शन इज इंडोथर्मिक एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर, बात तो सही है। रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है, इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए रिएक्ट करने के लिए। द स्टोइचियोमेट्री ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एयर नॉट आइडियल फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस, नहीं ये बात भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। तो ये क्वेश्चन NDA 2019 में पूछा गया था एंड द सी इज़ आवर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का ये। चलिए क्वेश्चन देखा जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के जैसे किसको यूज़ करते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो आप प्लीज़ बाकी वीडियोज़ को भी देखिए और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। तो इसका आंसर होगा हमारा अमोनियम सल्फाइड, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो हमारा NDA 2018 का पूछा गया क्वेश्चन था, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसी के साथ हमने सभी क्वेश्चंस को और केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। फिजिक्स के भी कंप्लीट सिलेबस को मैंने आपके लिए डिस्कस कर रखा है।
अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूरे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल को फॉलो करके सभी लेक्चर्स को जरूर देखिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी के साथ। बहुत कम टाइम में मैं बायोलॉजी को खत्म करूंगा, फिर हम रिवीजन की तरफ आगे चलेंगे और शॉर्ट नोट्स को भी मैं ज़रूर बताऊंगा और आपको ट्रिक्स एंड टिप्स भी दूंगा जिससे कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओ। तो मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.